Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की वीडियो होने वाली है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तो मैंने कभी भी इस टॉपिक के बारे में अपने चैनल में बिल्कुल भी बात नहीं की बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। बट मुझे लगा कि आप लोगों के सामने एक ऑथेंटिक, एक फुल ऑफ इंफॉर्मेशन वीडियो आनी चाहिए ऑन साइट के ऊपर। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अगली 3 से 4 वीडियोस जो मैं बनाने वाला हूं वो मैं ऑन साइट के ऊपर ही बनाऊं और आपको एक एक एस्पेक्ट जो है टीसीएस ऑन साइट का, उसके बारे में आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि ऑन साइट की क्या पूरी प्रोसेस होती है आपके वीज़ा रेज करने की, कि आपका वीज़ा रेज करना है, आपको क्या क्या फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। इस वाले सीरीज़ के बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। आज मैं जो है वो आज मैं कवर करूँगा। इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ आपकी जर्नी वीज़ा इनिशिएशन से लेकर जब आपका वीज़ा अप्रूव होकर आपके घर पे आ जाता है तब तक की। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं बात करने वालूंगा कि आपको जब ट्रैवल रिक्वेस्ट आप रेज कर लेते हैं और आप अपनी ऑन साइट लोकेशन में पहुंचते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आपको क्या क्या वहाँ पे स्टेप्स लेने हैं। तीसरा मैं बात करना चाहूँगा कि क्या सैलरी होती है, क्या क्या सेविंग्स होती हैं। और चौथी जो वीडियो मैं इसमें बनाऊंगा उसमें मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपको ऑन साइट से अगर आपको स्विच मारना है या अगर आपको ऑन साइट में अगर आपको बेंच में डाल दिया, आपका प्रोजेक्ट जो एलोकेशन है वो ख़त्म हो गई, तो क्या क्या करना चाहिए। तो ये मेरा पूरा रोड मैप है ऑन साइट की वीडियोस को लेके। आई होप आप अपना सपोर्ट सारी वीडियोस में दोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था, मैंने बहुत ही एक डिटेल्ड रिसर्च की है। तो जो सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मेरे एमबीए करने से पहले जो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर थे, जो मेरे टीम लीड थे, वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो इस टाइम वो यूएसए ऑन साइट में है। तो मैंने उन्हीं से ही कॉल में बात करके सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है आपके लिए। और जो मैंने उनके साथ वीडियो कॉल की थी वो रिकॉर्डेड थी। तो उन्होंने बोला यार मुझे मत वीडियो में लो, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने दोबारा से उनकी वीडियो कॉल सुनी और मैंने सारे नोट्स बनाए हैं कि क्या क्या मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये बहुत ही एक ऑथेंटिक वीडियो होने वाली है। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टीसीएस के बारे में बात करूं तो टीसीएस जो है वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अगर आपको ऑन साइट जाना है तो। इसके पीछे क्या रीज़न है, एक तो दुनिया जहान के जो ज्योग्राफी के क्लाइंट्स हैं उनको वो सर्व करती है। कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, उससे मतलब नहीं है सपोर्ट हो, डेवलपमेंट हो, मैं ज्योग्राफी ऑफ क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ। क्लाइंट की ज्योग्राफी क्या है, चाइना के भी प्रोजेक्ट हैं, जापान के भी प्रोजेक्ट हैं, न्यूजीलैंड के भी प्रोजेक्ट हैं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, गल्फ, जहाँ भी आप बोलो वहाँ के सबके प्रोजेक्ट्स हैं टीसीएस के पास। तो इससे क्या होता है, इससे टीसीएस की खुद की प्रेजेंस भी उन कंट्रीज़ में है। और अगर टीसीएस की प्रेजेंस नहीं है तो आपको जो क्लाइंट लोकेशन है, जो क्लाइंट ऑफिसेज है, वहाँ पे आपको बिठा के आपको एक वर्क लोकेशन दे देते हैं ऑन साइट में। ठीक है। और अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो सारे जो मास रिक्रूटर्स हैं, एक्सेंचर हो गए, इन्फोसिस हो गए, इनकी पेमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होती है जो भी उनको ऑन साइट भेजते हैं। पेमेंट की पूरी डिटेल्स मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा दूसरी वीडियो में। अभी मैं पूरी प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूं। तो अगर आप ऑन साइट एस्पायर कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये है कि आपको ऑन साइट जाना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक कंट्री चूज करनी है कि आपको कौन सी कंट्री में ऑन साइट के लिए जाना है। यूएस हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया हो सकती है, कनाडा हो सकती है, यूरोप हो सकता है, जापान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो 2 साल के अंदर ही जापान चले गए, काफ़ी दोस्त हैं वो 3 साल के अंदर ही नेदरलैंड वगैरह में ऑन साइट में है, और काफ़ी दोस्त हैं जिन बेचारों को ऑन साइट नहीं लगा क्योंकि वो एक यूएस प्रोजेक्ट में फंसे रह गए। और मैं अगर आपको खुद के बारे में बोलूँ तो मैं एक यूएस प्रोजेक्ट में था। तो जब मैं उस प्रोजेक्ट में गया तो मैंने जो भी ऑन साइट में है, मैंने उनसे पूछा कि सर कितना ऑन साइट के क्या चांसेस हैं। तो उन्होंने बोला भाई 6 साल से तो मैं इसी प्रोजेक्ट में बैठा हूँ। तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी ज्योग्राफी में प्रोजेक्ट में ऑन साइट मिलना ज़्यादा आसान रहता है। तो देखो, आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ जैसे नॉर्डिक कंट्रीज़ और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हो गई उनमें आपको अच्छे से, कनाडा, इन सब में, और जो एशियन कंट्रीज़ हो गई, मलेशिया हो गया, जापान हो गया, हांगकांग हो गया, इन सब में ऑन साइट मिलना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। बट जो सब एस्पायर करते हैं वो है यूएस।
और यूएस का बहुत ही एक मुश्किल सिनेरियो है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि क्या लॉटरी सिस्टम है यूएस का और क्यों इतने कम चांसेस होते हैं आपके ऑन साइट यूएस जाने के। पर यूएस को सब इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर बहुत अच्छा है आपका। दुनिया जहान की जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, जो सिलिकॉन वैली है वो वहीं पे ही है, सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स वहाँ पे हैं। तो अगर आप स्विच मारना चाहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए, और आपका वीज़ा तो रिन्यू होता ही रहता है टाइम टू टाइम, जितना भी आपका टाइम फ्रेम है उसके बाद, इसलिए सब यूएस प्रीफर करते हैं। पर यूएस मिलना उतना ही मुश्किल होता है। पर अगर आपको इमीडिएट ऑन साइट चाहिए तो आप टारगेट करो जिनका वीज़ा प्रोसेस थोड़ा कम मुश्किल है, वो कंट्रीज़ का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो आपकी वीज़ा रेज करने की प्रोसेस है वो आपका मैनेजर और आपका प्रोजेक्ट ही इनिशिएट करेगा। ठीक है, आपका क्या खर्चा आएगा? आपका इसमें कोई खर्चा नहीं आने वाला, सारा जो खर्चा है वो टीसीएस ही बियर करेगी। चाहे वो आपके यूएस वीज़ा का खर्चा हो या किसी भी वीज़ा का खर्चा हो, आपकी ट्रैवल का खर्चा हो, कहीं पे भी। ठीक है, तो मुझे पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन मिली है यूएस के बारे में, तो मैं आपको यूएस का ही इसमें बता पाऊंगा। और अगर आपको दूसरी लोकेशन का देखना है तो मोस्टली सिमिलर ही रहता है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो वीज़ा फीस जो है वो आपकी प्रोजेक्ट देगा। ठीक है, तो यूएस के लिए लॉटरी सिस्टम होता है। तो लॉटरी सिस्टम में अगर आपको बोलूं तो जैसे यूएस हर साल कुछ ना कुछ इमिग्रेंट्स के लिए वैकेंसीज निकालता है। तो ये वैकेंसीज जो हैं वो उसको आप दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गई जो बाहर की कंट्री से इमिग्रेंट्स आते हैं, जैसे इंडिया से यहाँ कोई आना चाहता है, चाइना से कोई आना चाहता है, और उसी के अंदर ही कैटेगरी होती है जो वहाँ पे एमएस कर रहे हैं बच्चे, जो हायर एजुकेशन वहाँ से परस्यू कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक होता है कि आप भी H1B के लिए एलिजिबल रहते हो। तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा किसका होता है? ज़्यादा फ़ायदा उसका होता है जो उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके पढ़ रहा है, उसको वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आपको बोलूँ तो अगर आप समझो कि 100 सीट्स हैं, 100 में से 20 to 30% एमएस और हायर एजुकेशन परस्यू करने वालों के लिए होती है, और उसी में से ही जो 70% सीट्स होती हैं वो होती हैं आपके इमिग्रेंट्स के लिए। प्रेफरेंस किसको मिलती है? प्रेफरेंस होती है पहले वो 20% भरने के लिए, 20 to 30% भरने के लिए, जो लोग वहाँ से एमएस कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर 1 लाख सीट्स हैं जो लॉटरी सिस्टम में है, और 2 लाख एमएस वाले हैं, और 10 लाख हैं आपके जो दूसरी कंपनीज के थ्रू वीज़ा वगैरह भरते हैं, तो पहले उनको सेट करने की कोशिश की जाएगी। जो 20% सीट्स हैं, जैसे 20,000 हैं, तो 20,000 में से 20,000 जो आपकी लॉटरी की सीट्स होगी उसको एलोकेट किया जाएगा 2 लाख के अंदर। तो लॉटरी सिस्टम होगा, सबसे पहले 20-30 से 1000 सीट को 2 लाख में डिवाइड किया जाएगा, फिर बची आपकी 70,000 जो बच गई लॉटरी की 1 लाख में से, उस 70,000 को फिल किया जाएगा वो 10 लाख इमिग्रेंट्स के लिए। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है लॉटरी सिस्टम में नाम आना। ठीक है, तो ये था कि क्यों इतना मुश्किल होता है वीज़ा मिलना। ये मैं आपको H1B वीज़ा के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और एक है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे यूएस में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं, यूएस में भी स्टेट्स होते हैं, जैसे आइडाहो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, न्यू जर्सी हो गया, जॉर्जिया हो गया, ऐसे ही बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, हर एक स्टेट जो है वो अपनी अलग वैकेंसीज निकालता है, अलग वैकेंसीज निकालता है, और उस वैकेंसी से ही स्ट्रक्चर करके आपको अपना रिज्यूमे देना पड़ता है। तो जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट, आपका क्लाइंट न्यूयॉर्क का है, और न्यूयॉर्क में 70 से 80 वैकेंसीज निकली हैं, और उनको पर्टिकुलरली एक आदमी चाहिए जो एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मास्टर हो, उनको नहीं चाहिए कि अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर हो। ठीक है, तो आपको अपना रिज्यूमे ऐसा मोल्ड करना पड़ेगा कि वो एप्लीकेशन, जो मैंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के ही अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे के अकॉर्डिंग करोगे तो हो सकता है आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव ना हो पाए। ठीक है, तो ये आपको कंपनी बता देती है, टीसीएस आपको बता देगी आपका अपना रिज्यूमे कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले था टीसीएस ने आपका वीज़ा जो है वो इनिशिएट कराया, तो आपका लॉटरी में नाम आया। ठीक है, लॉटरी में नाम आने के बाद आपको अपना सारा रिज्यूमे वगैरह जो है वो शेयर करना पड़ेगा। जिस स्टेट में वैकेंसी होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना
रिज्यूमे शेयर करना पड़ेगा और कंपनी भी आपको उसी हिसाब से बोलेगी कि आप अपना रिज्यूमे इसी हिसाब से हमें दो, और फिर वो उसको शेयर कर देते हैं जो भी यूएस के कॉन्सुलेट हैं उसमें। ठीक है। अ, तो लोग मुझसे पूछते हैं या लोग पूछते हैं कि क्या ऑन साइट के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होना चाहिए। मैंने देखा है कि जो मेरे दोस्त हैं वो 2 साल के एक्सपीरियंस में भी ऑन साइट गए हैं, नीदरलैंड्स वगैरह। और मैंने देखा है कुछ आईटीएस जो हैं वो भी यूएस के ऑन साइट में हैं, और कुछ एसोक जो एसोसिएट कंसल्टेंट है या असिस्टेंट कंसल्टेंट है वो सब भी यूएस में है। तो ऐसे कुछ नहीं है, डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के ऊपर और आपके क्लाइंट के ऊपर, वो आपको बुलाना चाहते हैं नहीं है, नहीं बुलाना चाहते हैं। बट यूएस के लिए थोड़ा स्ट्रिंजेंट है, तो आपको 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस तो मिनिमम चाहिए होगा, और आईटीए तो आपको मिनिमम होना ही पड़ेगा। बाकी मेरे खुद के दोस्त जो हैं वो जापान में असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर एएससी हैं, 1.5 साल के अंदर ही चले गए थे, और कोई आईटीए बनने से पहले ही चले गए थे। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर कंट्री के लिए अलग है, बस आपकी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर आपका लॉटरी में नाम आ गया तो टीसीएस आपको इन्फॉर्म करेगी कि भाई देखो तुम्हारा लॉटरी में नाम आ गया है, और फिर आपको एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। तो पिटीशन जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और आपने फाइल किया और उसके सारे अप्रूवल्स जो हैं वो सब यूएस से आते हैं। जो यूएस की अथॉरिटी है जो कि वीज़ाज देती हैं, वहीं से आपकी पिटीशन बन के आती है। पिटीशन को 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। ये जो है सारे अप्रूवल्स जो हैं वो सारे यूएस से आते हैं, इसलिए टाइम लग सकता है। हाँ, उसके बाद अगर आपका पिटीशन भी आ गई, आपका लॉटरी में सबसे पहले आपका लॉटरी में सबसे पहले प्रोजेक्ट ने आपका इनिशिएट किया, दूसरा आपका लॉटरी में नाम आया, तीसरा आपकी पिटीशन भी आ गई, चौथा नाउ यू आर गुड फॉर स्टैंपिंग। तो स्टैंपिंग के लिए आपको जो फॉर्म DS 160 है वो भरना पड़ेगा, और टीसीएस ऑफिस में ही आपको मतलब स्टैंपिंग के से रिलेटेड सब कुछ फॉर्म मिल जाएगा, और आपको वो असिस्ट भी कर देंगे। ये सब कुछ हो गया, आपने फॉर्म DS 160 भी भर दिया। उसके बाद आप वीज़ा टीम को इन्फॉर्म करोगे कि ये लो भाई, ये है मेरा DS 160 फॉर्म, ये है मेरी पिटीशन, और ये है मेरा लॉटरी में जो भी आपका नाम आता है, आपको मेल आता है, तो आपका वीज़ा इनिशिएट हो जाएगा। आपका वीज़ा इनिशिएट कर देंगे, और आपको एक इंटरव्यू शेड्यूल करना पड़ेगा यूएस कॉन्सुलेट में। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो इंडिया में जो है वो 5 यूएस कॉन्सुलेट है, वहीं पे ही आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। एक है दिल्ली, एक है मुंबई, एक है कोलकाता, एक है चेन्नई, और एक है हैदराबाद। तो इन 5 लोकेशन में ही आपके ऑन साइट के जो इंटरव्यूज़ हैं वो सब कुछ होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वही होता है। तो आपको एक डेट शेड्यूल करनी पड़ेगी, और आपको एक टाइम और एक प्लेस शेड्यूल करनी पड़ेगी जहाँ पे आपका होगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है बायोमेट्रिक, उसमें आपका आइरिस स्कैन, आपका बायोमेट्रिक, ये सब कुछ लिया जाता है। सेकेंड स्टेप में आपको दोबारा से बुलाया जाता है विद योर पासपोर्ट। यहाँ पे होता है आपका वीज़ा इंटरव्यू। तो लोग बहुत ही मतलब तैयारी करके जाते हैं वीज़ा इंटरव्यू की, जो मुझसे पता लगा अपने सीनियर से बात करने के लिए, कि उसमें क्या होता है वो आपसे ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने पूछा कि एग्जाम्पल दो मेरे को, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने मेरे को एक रीज़न बताया कि एक बंदे ने उससे पूछा आपको कहाँ जाना है, तो उसने बोला कैलिफोर्निया। तो उसका रिजेक्ट कर दिया। उसका रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कैलिफोर्निया के अंदर कौन सा सिटी है, कौन सी कंपनी है, कौन सा मतलब एक जनरल एड्रेस वो कर रहे थे, वो कैलिफोर्निया ही नहीं कर रहे थे। तो वो डिपेंड करता है। और जो आपके इंटरव्यूज़ लेने वाले होते हैं वो मोस्टली यूएस सिटीजन्स ही होते हैं, जो यूएस एम्प्लॉयज़ हैं वही होते हैं। तो आपका इंटरव्यू कोई इंडियन नहीं लेता है। तो आपने सबसे पहले बायोमेट्रिक आइरिस स्कैन वगैरह किया, फिर आपको वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपका वो बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। यहाँ पे भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। अगर रिजेक्ट हुआ तो उसी टाइम वो आपको आपका जो पासपोर्ट है वो वापस कर देंगे, बोलेंगे सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, रिजेक्टेड का स्टैम्प मार देंगे। और अगर आपका अप्रूव हो गया तो वो क्या करेंगे, वो आपका पासपोर्ट रख लेंगे फॉर प्रोसेसिंग। तो उसमें क्या होगा, वो प्रोसेस करेंगे आपका पूरा पासपोर्ट, और आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, या तो आप इसको थ्रू पोस्ट अपने एड्रेस पे ला सकते हैं, या तो आपको खुद आके कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मोस्टली लोग क्या होते हैं वो कलेक्ट करते हैं इसको और कलेक्ट करते हैं और खुशियां मनाते हैं, क्योंकि उनका यूएस का वीज़ा लग गया। वीज़ा की जो
H1B में होती है वो मोस्टली 3 साल की वैलिडिटी होती है, उसके बाद आपको वो रिन्यू करना पड़ता है। तो ये थी एक कंप्लीट जर्नी। मुझे भी एक नई बात पता चली टीसीएस के बारे में। आपको भी टीसीएस का ये हर हर उसका यही प्रोसेस है, यही होता है हर जगह। कोई भी कंपनी है अगर उसको H1B वीज़ा में अगर आपको भेजना है तो यही होता आया है और यही होता रहेगा, अनलेस प्रोसेस ही चेंज हो जाए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इससे ही अगली जो स्टेप्स होने वाले हैं कि आपका वीज़ा तो आपके पास आ गया, अब आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपकी ट्रैवल इनिशिएट करेगा। तो वहाँ से लेकर के पूरी आपकी जर्नी मैं अगले वीडियो पे कैप्चर करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।